दोस्तों नमस्कार। सरकार बनाने और गिराने का खेल भारत में नया नहीं है और सरकार जब बनती है बहुमत की सरकार तो कई बार अल्पमत की सरकार तो कई बार गठबंधन की सरकार। गिराने का खेल बहुमत की सरकारों में भी होता है, गिरने गिराने का खेल अल्पमत की सरकारों में भी होता है और गठबंधन की सरकारों में भी होता है। लेकिन सोचा नहीं था किसी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी नहीं सोचा होगा कि सरकार गिरने की नौबत अब यहां तक आ गई है कि महज 48 घंटे, जी हां, महज 48 घंटे के बीच बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है और सरकार गिरना लगभग अवश्यंभावी सा हो चुका है। अब उसे कोई बचा नहीं सकता। हालात इस प्रकार के बनते जा रहे हैं। दरअसल बहुत शिद्दत के साथ सरकार बनाई गई थी, बहुत मेहनत के साथ सरकार बनाने के साथ साथ सरकार को चलाने की कवायद हुई थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत ही मेहनत करते हैं कि सरकार बने और सरकार चले। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों को रंज हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस बात की तारीफ करनी होगी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के भीतर सरकार को बनाने और सरकार को मजबूती से टिकाए रखने के लिए किस प्रकार का जज्बा है, किस प्रकार का कौशल है। कई लोग उसे नैतिक अनैतिक तमाम तरह के मूल्यों से जोड़कर देखेंगे। कई लोग सरकार के फैसलों पर सवाल उठाएंगे, कई लोग सरकार बनाने के तौर तरीकों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार का गिर जाना और लगभग गिरने की स्थिति में आकर खड़ा हो जाना, जिसमें यह लगे कि अब तो सरकार गई। मौजूदा दौर में भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो बहुमत के साथ साथ, संख्या बल के साथ साथ अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग दलों के सम्मान की प्रवृत्ति है। लेकिन यहां सम्मान तो मौजूदा दौर में न्यायपालिका के आदेश का भी नहीं हो रहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के आदेशों का भी सम्मान नहीं हो रहा। बार बार समय बढ़ाने की नौबत आ रही है और अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि 48 घंटे के अंदर फैसला नहीं हुआ तो जस्टिस चंद्रचूड़ का आदेश सरकार गिरा देगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का आदेश 48 घंटे में फैसला नहीं हुआ तो सरकार गिरा देगा। सोच सकते हैं आप कि परिस्थितियां कितनी विपरीत जा चुकी है। लेकिन यह सरकार बनाने और गिराने के खेल में जब तमाम मुद्दे एक तरफ खड़े हो जाएं, नेता एक तरफ खड़े हो जाएं, स्पीकर एक तरफ खड़े हो जाएं, कानूनी पचड़े एक तरफ खड़े हो जाएं और कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी भी एक तरफ खड़ी हो जाए, तो उन सब के बीच रास्ता क्या बचता है? जनमत के बीच जाना। इंडिया गठबंधन जनमत के बीच जा चुका है, चुनाव की तैयारी शुरू कर चुका है। राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई निकलने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि मणिपुर से तो राहुल गांधी एन बीरेन्द्र सिंह की सरकार के, उनके राज में मणिपुर से यात्रा शुरू करेंगे। मुंबई में जब अपनी यात्रा वो खत्म करेंगे तो किस सरकार के रहते खत्म करेंगे? सवाल यहां खड़ा हो गया है कि आखिर आज मुंबई में जो एकनाथ शिंदे की सरकार चल रही है वो सरकार क्या उस दिन भी विद्यमान रहेगी जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा मुंबई पहुंचेगी, या हालात दूसरे होंगे? राहुल गांधी की यात्रा के पहुंचने में बहुत वक्त है, 70 दिनों से ज्यादा का वक्त है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के शुरू होने के पहले एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर संवैधानिक प्रावधानों का, संविधान पीठ के आदेशों का पालन करने की जिम्मेदारी उस राज्य के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर पर इस तरह से आ खड़ी है कि मौजूदा दौर में इस सरकार का को वेंटिलेटर पर माना जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र की सरकार अब वेंटिलेटर पर आ चुकी है। कब डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला हो जाए, कब दल बदल कानून के तहत अयोग्यता पर निर्णय ले लिया जाए, इसको लेकर अब बहुत ज्यादा कयास लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 31 दिसंबर की डेडलाइन दी थी उसे बढ़ाकर 10 जनवरी 2024 कर दिया था। 10 दिनों की मोहलत इस शर्त के साथ दी थी कि आगे हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे, 10 तारीख तक हमें फैसला चाहिए। और यदि फैसला विधानसभा अध्यक्ष नहीं लेंगे तो जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत फैसला ले लेगी कि कौन से विधायक अयोग्य है और कौन से विधायक योग्य है। और जिन विधायकों की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला होना है, जिन 16 विधायकों को लेकर सवाल खड़े हुए शिवसेना के 16 विधायकों को लेकर, उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उन 16 विधायकों के साथ अयोग्य करार दिए गए
तो 48 घंटे के अंदर वो मुख्यमंत्री की जगह भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहे जाएंगे। विधायकी जाने के बाद सत्ता बचेगी, सभी जानते हैं कि सत्ता बचनी नहीं है। सत्ता किसी की भी नहीं बचती है यदि चाहे देश के अंदर केंद्र में यदि कोई मंत्री या प्रधानमंत्री और सांसद ही चली जाए, राज्य में विधानमंडल की सदस्यता चली जाए, विधायकी नहीं, सत्ता नहीं बचेगी। सिर्फ विधायकी ही नहीं जाएगी, सांसद ही नहीं जाएगी, सत्ता नहीं बचेगी। और जब सत्ता नहीं बचेगी, चुनावी साल में जब ये होने जा रहा है, तो उस परिस्थिति में कल यानी रविवार के दिन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और एकनाथ शिंदे की मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इतना महत्वपूर्ण, और महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही है उस परिप्रेक्ष्य में ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य की ब्यूरोक्रेसी में भी हड़कंप है। एक ऐसा हड़कंप जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि मौजूदा दौर में सियासत में आदेश किससे लेना है और तामील किस आदेश की करनी है। एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री पद पर गुवाहाटी मॉडल के तहत शिवसेना छोड़कर आए हुए लोग और चुनाव आयोग के निर्देश के बाद अब असली शिवसेना कहे जाने वाले लोग। उप मुख्यमंत्री पद पर शरद पवार की पार्टी छोड़कर आए अजीत पवार, तो उनके साथ साथ बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार के मुख्यमंत्री, एक बार 5 साल वाले मुख्यमंत्री तो एक बार 80 घंटे वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आसीन है। लेकिन बावजूद उसके एकनाथ शिंदे की तिपहिया गाड़ी, जिस गाड़ी में स्टीयरिंग, अगला चक्का तो उनकी पार्टी का है जरूर, लेकिन तिपहिया वाहनों में जो इंजन पीछे से चलता है और जिस प्रकार से पीछे के दोनों चक्के धक्का लगाते हैं, तो अगला सिंगल चक्का जिस प्रकार से ऑटो में चलता है, वो ऑटो मौजूदा दौर में जो महाराष्ट्र की सरकार का 3 चक्कों पर टिका हुआ ऑटो है, वो ऑटो फिलहाल अगले चक्के के ही ध्वस्त होने की परिणति की तरफ जा रहा है। आखिर क्या हो सकता है फैसला? 10 जनवरी की डेडलाइन है और जैसा मैंने कहा कि 48 घंटे में फैसला होगा, वो फैसला 48 घंटे दरअसल अंतिम समय सीमा है। वो फैसला अभी जब हम आपके सामने मुखातिब है, हो सकता है कि इसी वक्त आ जाए, इसके 2 घंटे बाद आ जाए, कल आ जाए, 24 घंटे के भीतर आ जाए, और 24 घंटे के भीतर यदि नहीं आएगा तो 48 घंटे के भीतर तो आना ही आना है। किस प्रकार का फैसला हो सकता है, इसे जानने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा दरअसल यह है कि जून 2022 में मुख्यमंत्री, उस वक्त के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक वाया सूरत गुवाहाटी पहुंचे, चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे, तमाम तरह के वहां के होटलों से आपने कवायद देखी होगी, फिर वो वापस गोवा पहुंचे और फिर राज्यपाल, उस वक्त के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विधानसभा में उद्धव ठाकरे को बहुमत सिद्ध करने को कहा। वही बहुमत सिद्ध करने का आदेश, एक ऐसा आदेश उद्धव ठाकरे को भगत सिंह कोश्यारी ने दे दिया, जिसके बाद से संविधान पीठ ने हाथ मार दिए कि अब कोई राज्यपाल किसी भी दल के आंतरिक टूट फूट के मामले में किसी भी सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए नहीं कर सकता। टूट फूट का मामला देखना स्पीकर का काम है, टूट फूट का मामला विधानसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है। और जब तक कोई दल समर्थन वापस ना ले, सरकार को समर्थन दे रहा कोई पार्टी, कोई दल जब तक गवर्नर को चिट्ठी आकर ना दे कि उसकी पार्टी सपोर्ट विड्रॉ कर रही है, गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कर सकते। विपक्ष को यदि ज्यादा दिक्कत हो, अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, वो रास्ता हमेशा खुला हुआ है। तो जिस प्रकार का संवैधानिक प्रावधान किया गया, संवैधानिक प्रावधानों की जो व्याख्या 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने की, उसमें 2 चीजें भी साफ कर दी कि पार्टी व्हिप यानी विधायक दल का जो व्हिप है, उसको तय करने का अधिकार पार्टी को है, न कि फ्लोर लीडर को। उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उद्धव ठाकरे विधान परिषद में थे, विधानसभा में फ्लोर लीडर शिवसेना विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे हुआ करते थे, और एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनको तैयार किया गया, पार्टी में बगावत के लिए तैयार किया गया, और उनके गुट का कहना था कि हमारे द्वारा अपॉइंट किया गया व्हिप, उनके द्वारा नियुक्त किया गया व्हिप ही असली व्हिप है, क्योंकि वो विधायक दल के नेता हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ माना कि बहुमत के आधार पर आप नेता बन सकते हैं, विधानसभा में अपनी पार्टी के विधायकों की संख्या के बहुमत के आधार पर आप नेता तो बन सकते हैं, लेकिन मत भूलिए कि संसदीय दल या विधायक दल भी पार्टी का एक हिस्सा है, और पार्टी के पास भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी का कुछ हिस्सा होना चाहिए। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी
कि पार्टी का जो व्हिप होगा वो पार्टी तय करेगी, ना कि फ्लोर लीडर तय करेंगे। और साथ साथ ये भी कहा कि उस दिन पार्टी उद्धव ठाकरे के कब्जे में थी और उनके द्वारा नियुक्त व्हिप ही शिवसेना का व्हिप माना जाना चाहिए। उसके बाद बचता क्या है? सुनील प्रभु को तो उस वक्त मान लिया गया कि उन्हीं के, और वाकई उद्धव ठाकरे गुट के जो व्हिप है सुनील प्रभु, उन्हीं के आदेश पर, उन्हीं के पिटीशन पर 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई हुई। 56 विधायक थे, 40 टूट कर भागे, पहले 16 भागे, फिर बचे हुए 24 एक एक कर भागे। 16 के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया और अब कहा जा रहा है कि जब 16 के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस है और यदि वो 16 डिस्क्वालीफाई हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा 10 जनवरी तक तय कर दी है, आज 8 जनवरी है, तो जब ये 16 डिस्क्वालीफाई होंगे तो बचे हुए 24 भी डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि दल बदल कानून की गाज उन पर भी गिरेगी। फिर 31 जनवरी तक इसी लाइन पर चलते हुए शरद पवार की पार्टी तोड़कर जो लोग आए हैं, जिसमें अजीत पवार और उनके गुट के विधायक हैं, उन पर भी गाज गिरेगी, क्योंकि वहां भी पार्टी व्हिप वही है जो शरद पवार का अपॉइंट किया हुआ है। तो खैर उसका मामला बाद में है, और अजीत पवार मुख्यमंत्री नहीं है कि उनके डिस्क्वालिफिकेशन से सरकार गिर जाए। कम से कम आज के दिन मुख्यमंत्री नहीं है, 10 जनवरी के बाद हो जाए तो कोई नहीं जानता। आज के दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। और बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ चुनाव आयोग का फैसला, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला। विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग फैसला देना है। चुनाव आयोग ने कह दिया कि एकनाथ शिंदे वाली पार्टी ही असली पार्टी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अपने संविधान पीठ के जजमेंट में यह कह दिया कि जिस दिन ये दल बदल का टूट फूट का खेल हुआ, जिस वक्त, उस वक्त पार्टी उद्धव ठाकरे की थी, तो व्हिप भी उन्हीं का है। और उसी व्हिप के पिटीशन पर आज कार्रवाई हो रही है और मामला यहां तक पहुंचा है। भरत गोगावले जो एकनाथ शिंदे के व्हिप हैं, उन्हें मानने के लिए, उनके सचेतक को मानने के लिए तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आज बगावत नहीं हुई है, बगावत तब हुई थी जब उद्धव ठाकरे थे। अब सवाल उठता है एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू पर, और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस पूरे मामले में दल बदल कानून, 10वीं अनुसूची और जो 2003 का दल बदल कानून है वो आड़े आ जाता है। दल बदल कानून कहता है कि सदन के अंदर किसी को नई पार्टी बनानी है तो सदन के अंदर नई पार्टी नहीं बनेगी, पार्टी बनेगी। कोई पार्टी बनाना चाहे तो एक आम नागरिक का भी पार्टी बनाने का अधिकार है, वो चुनाव आयोग में एक एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन पहले उसे सदस्यता छोड़नी होगी, संसद या विधानमंडल की सदस्यता छोड़नी होगी। लेकिन महाराष्ट्र के स्पीकर का फैसला क्या कहता है? महाराष्ट्र के स्पीकर का फैसला जो कहता है वो यही है, अब तक जो कहता है वो यही है कि अब तक ये सरकार रन कर रही है, सरकार किसी प्रकार से चल रही है। दल बदल कानून क्या कहता है? दल बदल कानून ये कहता है कि कोई भी पार्टी सदन के अंदर टूट नहीं सकती। जो नया दल बदल कानून है, पुराना 1985 वाला कानून दूसरी बात कहता था। उस कानून के प्रावधानों की माने तो 1/3 लोग, किसी भी सदन के 1/3, किसी पार्टी की सदस्य संख्या के 1/3 लोग टूट कर नई पार्टी बना सकते थे, सदन के अंदर भी नई पार्टी बना सकते थे। लेकिन अब टूट की जो न्यूनतम संख्या है उसे 2/3 तय किया गया। यानी किसी पार्टी में यदि 30 विधायक हैं किसी विधानसभा में, तो 30 में से 20 विधायक टूटने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा पहलू यही है कि 30 में से 20 विधायक जब टूटेंगे तो वो 20 विधायक अपनी नई पार्टी नहीं बना सकते, उन्हें किसी ऐसी दूसरी पार्टी में मर्ज करना होगा, विलय करना होगा जिस पार्टी का विधानसभा में अस्तित्व हो। लेकिन महाराष्ट्र की विधानसभा में क्या हो रहा है? शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का अस्तित्व बना हुआ है। तो पहली चीज ये कि दल बदल कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है, कोई एक तो डिस्क्वालीफाई होगा। यदि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सरकार को बचाने की हद तक जाते हैं तो महाराष्ट्र में इससे बड़ा अनर्थ कुछ नहीं हो सकता कि उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उन्हें ही दल बदल के कानून के तहत अयोग्य करार दिया जाए। पूरे देश ने देखा है कि दल बदल कौन कर रहा था, वो मुंबई में ही बैठे हुए थे, सरकार में थे, दल बदल करने वाले लोग गुवाहाटी गए थे। लेकिन दल बदल के कानून की गाज यदि उद्धव गुट पर गिराई गई तो भारतीय जनता पार्टी इसे सहन नहीं कर पाएगी, जनमत के इतने बड़े आक्रोश को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं होगी। जिसकी कोई गलती नहीं भला वो कैसे दोषी हो सकता है, जिसने कोई बगावत नहीं की वो भला कैसे दोषी हो सकता है। लेकिन
महाराष्ट्र में जिस प्रकार से डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा फंसा हुआ है उसमें दो रास्ते हैं। स्पीकर के पास जो अभी साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि दो रास्ते हैं, या तो 16 विधायक अयोग्य हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ पहले लॉट में गुवाहाटी गए थे, या उद्धव ठाकरे गुट जो उसके खिलाफ अपील कर रहा है उसके तर्कों में दम नहीं है और वो खुद विधानसभा की सदस्यता गंवाने के योग्य है। इन दोनों के बीच एक तरफ बात निष्ठा की है, एक तरफ बात सरकार और पार्टी की है, एक तरफ बात लोकतांत्रिक परंपराओं की है, एक तरफ बात संवैधानिक बाध्यताओं की है, एक तरफ बात सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले की है, तो दूसरी तरफ बात इसकी है कि एकनाथ शिंदे की सरकार को टिकाए रखना कितना जरूरी है। और जब विधायकी चली जाएगी तो सरकार कैसे टिकेगी। कहा जा रहा है कि फाइलें दिल्ली आई है कानूनी एक्सपर्ट से, विधि के जानकारों से सलाह लेने के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो विधि के जानकार इसमें करेंगे क्या। कुछ भी हो जाए, फैसला 10 तारीख तक आना है और ज्यादा संभावना इस बात की है, ज्यादा संभावना नहीं बल्कि कह सकते हैं कि अगर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार कर लोकतंत्र को चीरहरण करने जैसा कोई फैसला यदि नहीं होता है, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए फैसला होता है, तो एकनाथ शिंदे 48 घंटे के ही मुख्यमंत्री हैं, अधिकतम 48 घंटे के। जिस वक्त फैसला आएगा उसके तत्काल बाद उनका रास्ता, एकमात्र रास्ता बचता है इस्तीफा लेकर, अपनी सरकार का इस्तीफा लेकर राजभवन जाना। किस्मत राहुल नार्वेकर के हाथ में है और राहुल नार्वेकर के हाथ भी बने हुए हैं सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के आदेश से, व्हिप के मामले में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा से, और इन सब से आगे बढ़कर एकनाथ शिंदे की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, उससे भी आगे बढ़कर कि महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा बचेगी या नहीं बचेगी, इस फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि 48 घंटे के अंदर एकनाथ शिंदे की सरकार पर फैसला होने जा रहा है, उनकी विधायकी पर फैसला होने जा रहा है, और जब विधायक ही नहीं रहेंगे तो मुख्यमंत्री कहां से रहेंगे। बड़ा सवाल है, देखते जाइए, इंतजार कीजिए। 48 घंटे अहम है, सरकार वेंटिलेटर पर है महाराष्ट्र की। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।